हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BEGC 134। जैसे कि हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ऑलरेडी एक पार्ट मैं पब्लिश कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख लेना। अगर नहीं देखा है तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो ये जो आपकी जो एग्ज़ाम है BEGC 134 रीडिंग द नॉवल, बेसिकली इसमें हम नॉवल की बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम होने वाले हैं। तो जो जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उसी की कंटिन्यूटी में एक और क्वेश्चंस इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आपकी एग्ज़ाम की सारी वीडियोज़ जो है वो चैनल पर आने वाली है, तो चैनल से बने रहना, कॉन्टैक्ट में रहना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, डू यू एग्री दैट थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, गिव रीजंस। ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, क्या ये कोई यूनिवर्सल अपील है इसमें? क्या ये यूनिवर्सली अपील करता है? आप एग्री हो उस चीज़ से? अगर हो तो फिर रीज़न बताइए। ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने से ना ये हो जाता है कि जो पेपर चेक करते हैं ना, उनको आइडिया हो जाता है कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो फिर नंबर अच्छे मिलते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि यस, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो नॉवल है, इट डज हैव यूनिवर्सल अपील डिस्पाइट बीइंग रूटेड इन अ स्पेसिफिक अफ्रीकन कल्चर, ठीक है। चलिए, इस नावल में क्या है कि जब ये जो उपन्यास है, ये नॉवल है, ये एक तो मेल डोमिनेटेड और जो एक कल्चरल स्ट्रगल है, उसके बाद जो उपनिवेशवाद है और जो जितनी भी कस्टम्स हैं और यूनिवर्सल थीम्स हैं, ठीक है, मस्कुलिनिटी हो गया, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कॉलोनियलिज्म हो गया, ट्रेडिशन और एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ इन द रिजल्टिंग ऑफ रेजोनेटिंग विद रीडर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ठीक है। और इसकी जो ट्रेजिक स्टोरी है ना, ट्रेजिक स्टोरी किसकी है? ओकोमोको कौन को वो, ठीक है। इसके बारे में एक कहानी है और द क्लैश बिटवीन इग्बो और जो ब्रिटिश कल्चर है। इग्बो जो है, और इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रख के जाना। इग्बो और ब्रिटिश कल्चर, ठीक है, ब्रिटिश कल्चर, ये जो है ब्रिटिश कल्चर प्रोवाइड्स अ कंपेलिंग नैरेटिव अबाउट पावर, लॉस और ह्यूमन कंडीशन, ओके। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो एक विशिष्ट अफ्रीकन जो कल्चर है उस पर आधारित होने के बावजूद भी एक यूनिवर्सल अपील रखता है। ये जो नॉवल है, ये जो भी कल्चरल स्ट्रगल्स होते हैं, उपनिवेशवाद हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं और चेंजेस के कारण जो प्रभाव पड़े, उन प्रभावों की वजह से जो सार्वभौमिक विषय है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल अपील कोई बोलते सार्वभौमिक विषय, उनकी पड़ताल करता है और रीडर्स को ये भी तैयार करता है, इस चीज़ के लिए भी तैयार करता है कि जो उनकी पृष्ठभूमि है उसकी परवाह किए बिना ही प्रभावित कर देता है। ओकोंको की जो है, जो मेन हमारा जो हीरो है, उसकी एक सैड स्टोरी है। उसके बाद इग्बो और ब्रिटिश कल्चर, इनकी संस्कृतियों के बीच जो टकराव है, टकराव किस चीज़ का? पावर का, लॉस का और ह्यूमन कंडीशन का, इसके बारे में एक डिटेल स्टडी ये प्रेजेंट करता है। इसके बाद जो रीजन्स हैं, हम रीजन्स की बात करेंगे एक एक करके। तो पहला है हमारा, पहला हमारा पॉइंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल थीम। ये जो नॉवल है, दिस नॉवल ड्वेल्स इनटू थीम्स लाइक मैस्कुलिनिटी, ठीक है, फैमिली डायनामिक्स हो गया और सोशल स्ट्रक्चर हो गया, एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज विच आर रिलेटेबल टू डाइवर्स रीडर्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी
जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है कल्चरल क्लैश के बारे में, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इग्बो और ब्रिटिश कल्चर, इन दोनों के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट था ना। ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म था वो ऑफर करता है अ पावरफुल इलस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कल्चर इम्पीरियलिज्म, ठीक है। और इसके साथ साथ ही द डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, ठीक है। कहने का मतलब है जो सांस्कृतिक टकराव है, कल्चरल जो क्लैश है जिसको सांस्कृतिक टकराव बोलते हैं, इसमें इग्बो कल्चर और ब्रिटिश कल्चर, ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बीच जो एक संघर्ष है, उसमें जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के जो परिणाम हैं और पारंपरिक ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल है या जीवन जीने की जो शैली है, उसका जो एक विघटन हुआ है, उसका एक शक्तिशाली या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर डिस्ट्रप्शन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ का यहाँ पे प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो कौन है? ओकोंक्वो, ठीक है, ये हमारे हीरो है। इनकी जो पर्सनल जो ट्रेजेडी है क्या क्या है, स्टीमिंग फ्रॉम हिज फ्लॉज एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ चेंज हो गया। इसके साथ साथ ही इवोक्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम रीडर्स, ये तो खैर एज ए राइटर अपने जो उन्होंने बातें जो लाइनें बोल दी हैं, बट ट्रेजिक हीरो जो है, जो दुखद नायक है, वो ओकोंक्वो की जो व्यक्तिगत जो एक ट्रेजेडी है, उनकी पर्सनल ट्रेजेडी जो हुई है, वो जो उनकी खामियां, जो उसमें कमियां थी और जो उसकी जो चेंजेस हुए, जो भी चेंजेस हुए थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वजह से, उनके जो परिवर्तन की जो बाहरी ताकतें थी ना, उससे इसकी जो लाइफ थी वो पूरी ट्रेजिक लाइफ बन गई थी। और इसका जो रीडर्स हैं उनमें इसके प्रति, ये जो हीरो है इनके प्रति एक सिंपैथी पैदा कर देती है, ठीक है। टाइमलेस रेलेवेंस का मतलब है कि जो मानव निर्मित या फिर आप बोल सकते हो कि जो नॉवल के जो इंसाइट्स है इनटू ह्यूमन नेचर, सोसाइटल स्ट्रक्चर हो गया, और द चैलेंजेस ऑफ चेंज किसकी वजह से आते हैं? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वजह से। टू बी रेलिवेंट इन वेरियस कंटेक्स्ट एंड एट द सेम टाइम मेकिंग इट अ टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इसलिए टाइमलेस रेलेवेंस इसको बोला जा रहा है कि जब ये नॉवल जब लिखा जा रहा था तो इसके बारे में जो मानव की जो प्रकृति है, ह्यूमन नेचर है, उसके साथ साथ जो सोशल स्ट्रक्चर हो गया और जो चेंजेस के जो चुनौतियाँ थी, उनके बारे में उपन्यास में, इस नॉवल में जो डिफरेंट जो ओपिनियन के थ्रू इसमें बताने की कोशिश की गई है, और जिससे ये जो नॉवल है ये एक बहुत ही रेलिवेंट नॉवल बन जाता है लिटरेचर की दुनिया में। लिटरेरी मेरिट्स, साहित्यिक योग्यता भी बोलते हैं जिसको। थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया, एक बहुत ही एक्साइटमेंट भरा भी कह सकते हो आप, या फिर वेल रिटन और इंगेजिंग नॉवल है। वेल रिटन, ठीक है, और इंगेजिंग, जो रीडर्स को बांध के रखता है। एंड ऑल्सो प्रेज्ड फॉर इट्स विविड डिस्क्रिप्शंस, कंपेलिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ये इसकी खूबियाँ थी, पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। इग्बो, ब्रिटिश कल्चर, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना इसके बारे में आप 4-5 लाइन लिख देना, बस आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही होने वाला है इग्बो सोसाइटी से, और जो थिंग्स फॉल अपार्ट है इसी से एक और क्वेश्चन बन रहा है हमारा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और थिंग्स फॉल अपार्ट से तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है कि डज थिंग्स फॉल अपार्ट शेड लाइट ऑन इग्बो सोसाइटी। कमेंट कि क्या जो थिंग्स फॉल अपार्ट है वो
ईबो सोसाइटी जो है क्या उस पर क्या प्रकाश डालता है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर ईबो सोसाइटी के बारे में पूरा बता देना है कि उसमें क्या था, मतलब इनके बारे में सामाजिक इकोनॉमिक हो गया और उनका कल्चरल जो लाइफ थी सब कुछ बताना है आपको, जो भी ईबो सोसाइटी में होता था वो सब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इसमें हम वही हमारा हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि येस थिंग्स फॉल अपार्ट ईबो जो सोसाइटी है दैट मेक्स अ considerable light on Igbo society and also offers a nuanced portrayal of its culture, tradition और जो सोशल स्ट्रक्चर है ना इनका, सबके बारे में ये बात करता है बिफोर और ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ यूरोपियन colonizers. This novel explores various phases of Igbo life, ठीक है, इंक्लूडिंग their religion, इसकी तो बात करनी ही पड़ेगी ना, रिलीजन हो गया, इनके कस्टम्स हो गए, कस्टम्स एंड लीगल सिस्टम, ठीक है, इसके साथ साथ इंटरेक्शंस विद द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, वाइल ऑल्सो हाईलाइटिंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात करेंगे हम यहाँ पर, और विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटीज़ डिसइंटीग्रेशन अंडर कॉलोनियल प्रेशर। बस इतना सा हमारा ये रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्यों कौन सी वो चीज़ें थी जो ईबो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं या फिर उस पर प्रकाश डालते हैं। तो अभी हमें प्रकाश डालना है ठीक है, चलो प्रकाश डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस। चलिए, धार्मिक विश्वास मैं लिख देती हूँ, धार्मिक विश्वास और इसके साथ साथ प्रथाएं। प्रैक्टिस क्या होता है, उनकी अपनी प्रथाएं क्या थी। ठीक है, उपन्यास में इस नॉवल में क्या बताया है कि अच्छा, इनको भी हम ना पॉइंट्स वाइज लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉवल डिपिक्ट्स द इग्बो एज अ पॉलीथेइस्टिक वर्शिपिंग, जो वर्शिप करते हैं, ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस एसोसिएटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये उनकी लाइफ के बारे में बताया है कि जो इग्बो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुदेववादी मतलब बहुत से देवी देवताओं के रूप में उपन्यास में जो बहुदेववादी के रूप में दर्शाया गया, तो जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए जो देवी देवताओं हैं उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो इसमें इग्बो सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि दैट शो केसेस रिचुअल्स और जो सेरेमनीज़ होती हैं, लाइक वीक ऑफ पीस हो गया, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस हो गया, फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। किस लिए करते थे ये लोग प्रैक्टिसेस वगैरह, सोशल हार्मनी के लिए, ताकि वो बनी रहे। इसके साथ साथ एंश्योरिंग एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी को भी, एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि मेन इनका काम यही हुआ करता था। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ ओरेकल्स और बिलीफ इन स्पिरिट्स, ठीक है, बोथ बेनिवोलेंट और मैनिवोलेंट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ इग्बो सोसाइटी। मतलब जो भविष्य वक्ता होते थे ना उस टाइम, उनकी जो उपस्थिति होती थी, और मतलब वो दयालु भी होते थे, सॉफ्ट हार्टेड भी होते थे और दुष्ट भी होते थे, दोनों तरह के होते थे। तो यहाँ पर ये ना आत्माओं की बात हो रही है, आत्माओं की, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि जो भविष्य वक्ता होते थे ना उनकी उपस्थिति समाज में, और ये जो दयालु हो गया, दुष्ट तरह की जो आत्माएं होती थी उनमें विश्वास, ठीक है। ये भी इग्बो जो धार्मिक जीवन था उनका, जो रिलीजियस लाइफ था, उसके बारे में उसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ये। सेकंड पॉइंट है हमारा सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम।
इसमें क्या बताना है आपको कि उनका जो सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में बताना है और उनके कस्टम्स क्या थे। थिंग्स फॉल अपार्ट प्रेजेंट्स द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ इग्बो सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है। इसमें जो एल्डर्स थे विद एल्डर्स एंड टाइटल्ड मैन होल्डिंग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। तो जो हायर जो एल्डर लोग थे, खासकर मेन लोग जो मेल थे, जो पुरुष लोग थे, वही जो अथॉरिटीज़ थे उनको संभालते थे और जो प्रभावशाली पद उनके पास होते थे और जितने भी सारे अधिकार होते थे वो इन्हीं के पास होते थे, ठीक है। सेकंड, आप उपन्यास में जो कबीले हैं, जो हम बात कर रहे हैं इग्बो सोसाइटी की, इग्बो सोसाइटी में जो कबीले हैं उनमें रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कम्युनिटी और जो सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में अच्छे से बताया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। थर्ड पॉइंट है कि जो उपन्यास है इसमें इग्बो समाज में जो महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। वुमेन कंडीशन, इसके बारे में बताया गया है। और जो डोमेस्टिक क्षेत्र थे, डोमेस्टिक फील्ड हो गया, या फिर जो मदरली जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, जो एक मदर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि डोमेस्टिक स्फेयर के साथ साथ सर्टेन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मैटरनल हाउसेस हो गए, उन सब के बारे में उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी वो यहाँ पर बताई गई है। और फोर्थ पॉइंट है कि नॉवल ऑल्सो टचेज ऑन द कस्टम्स सराउंडिंग मैरिजेस, जो उनके मैरिजेस के लिए जो कस्टम्स बने थे, इंक्लूडिंग पॉलीगमी हो गया और सिग्निफिकेंसेस ऑफ मेल लीनेज और इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं, लीगल सिस्टम, उनका लीगल सिस्टम कैसा था और जस्टिस, कानूनी व्यवस्था और न्याय। इस नॉवल में क्या है कि दिस नॉवल ऑल्सो इलस्ट्रेट द इग्बो लीगल सिस्टम, इग्बो की जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में बात करता है। और इसके साथ साथ जो जजेस हैं, एक्टिंग जजेस हो गया एक, तो दूसरा जो इसमें जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं उनकी, या जो सामाजिक मापदंड है उनके माध्यम से इन कानून, लीगल सिस्टम और जस्टिस को लागू करवाए रखना और इनके ज़रिए ही जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है कि ये जितने भी प्रकार के जो इसमें मुखौटे वाले जो पैतृक आत्माएं जिनको बोलते हैं, ठीक है, उसमें इन विवादों में जितने भी न्यायाधीश हैं या जितने भी जजेस हैं उनकी भूमिका को, उसके साथ साथ जो कानूनी प्रणाली है उसको किस तरह से दिखाया गया है ये दर्शाया गया है इसमें। फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े थे। थिंग्स फॉल अपार्ट में जो क्रिटिक्स हैं दिस जो नॉवल है, दैट क्रिटिक्स द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन इग्बो सोसाइटी, कि जो इग्बो सोसाइटी है उस पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो प्रभाव पड़े थे उनकी ये आलोचना करते हैं, बाय शोइंग हाउ द अराइवल ऑफ मिशनरीज और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे दैट डिस्टर्ब्ड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ ऑफ इग्बो। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट में बता देना कि जो नॉवल है दैट ऑल्सो एक्सप्लोर क्लैश बिटवीन, किन के बीच था, इग्बो और वेस्टर्न कल्चर, यही था ना। और दिस नॉवल ऑल्सो हाईलाइट्स द टेंशन और कन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज फ्रॉम दिस एनकाउंटर। थर्ड में लिखेंगे आप कि दिस नॉवल ऑल्सो एग्जामिन द इंटरनल डिविजन्स विद इन इग्बो सोसाइटी और विच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉलोनाइजर्स। ये आपको इनका जो एक्सप्लॉइट हुआ था, किस तरह से एक्सप्लॉइट हुआ था वाया दिस कॉलोनिज्म के बाद, तो वो आपको यहाँ पर बताना है।
5th पॉइंट है इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, आंतरिक संघर्ष और जो उनकी अपनी कमियां थी उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप कि वाइल सेलिब्रेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईबो कल्चर, कि एक तरफ तो वो लोग अपना जो ईबो कल्चर है उसको सेलिब्रेट करते हैं, सच एज रेजिलेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर हो गया, और जितने भी उनके रिच ट्रेडिशंस थे वो सारी बातें, उन चीज़ों को ये सब फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ दिस नॉवल ऑल्सो एक्नॉलेज इट्स वीकनेसेस। क्या वीकनेसेस थी? इंक्लूडिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके अपने आंतरिक संघर्ष थे, इंटॉलरेंस था, इंटॉलरेंस ऑफ डिसेंट हो गया, और जो ओकेजनल वायलेंस हुआ करती थी ना वो भी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब उनकी जो अपनी वीकनेस थी वो भी नॉवल में बताई गई है। सेकंड पॉइंट है कि जो कैरेक्टर्स हैं ओकोंक्वो, वो विद हिज रिजिड एडेरेंस ऑफ ट्रेडिशन और इंटॉलरेंस ऑफ वीकनेसेस एम्बडीज बोथ द स्ट्रेंथ और लिमिटेशन ऑफ ईबो सोसाइटी। मतलब जो मेन कैरेक्टर है ना इस नॉवल का, उसकी जो अपनी कमियां हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो एक तो ट्रेडिशन के लिए उस बहुत रिजिड है वो अपनी परंपराओं के लिए, और जो उसकी कमज़ोरियां हैं उनके प्रति भी वो थोड़ा सा असहिष्णुता तो हो ही जाता है। और ये जो इग्बो समाज की जो शक्तियां हैं और जो सीमाएं हैं, दोनों को ही यहाँ पे दर्शाया गया है। मतलब इग्बो समाज की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात की गई है नॉवल में। थर्ड पॉइंट है कि जो नॉवल, जो उपन्यास है, ये नॉवल, इससे पता चलता है कि जो समाज में जिस तरह से समाज टूटने लगा था और जो उपनिवेशवाद थे उसका जो आगमन हुआ था, उससे पहले ही उसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है ईबो सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसकी संरचना और संस्कृति में पहले से ही मौजूद होने लगी थी। इसके बाद कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है सिर्फ ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी आंतरिक विरोधाभास है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और जितने भी बाहरी दबाव कौन से इनके, ठीक है। तो ब्रिटिश कल्चर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इग्बो और ब्रिटिश कल्चर हो गया, फिर उपनिवेशवाद का प्रभाव होगा, ये बाहरी दबाव होते हैं। इनके साथ स्ट्रगल करते हुए जो समाज का जिस तरह से विघटन होता है, वो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पोर्टफोलियो यहाँ पर इस नावल में दिखाया गया है। अब जो इग्बो कल्चर है, इसमें जितनी भी जटिलताएं हैं और जो उपनिवेशवाद के कारण जो परिणाम आए हैं, उनको अपने अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक घटनाओं के रूप में आप बोल सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में यहाँ पर इग्बो कल्चर में इसको प्रोवाइड करवाता है ये नावल रीडर्स को। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैं ऑलरेडी अभी करवा चुकी हूँ आपको, वो उसी से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इस पे मैं ऑलरेडी अभी हमने थोड़ी देर पहले पहली वीडियो में किया था। तो गोपीनाथ मोहंते हैज़ ट्राइड दैट डेलिनेट द रियलिटी ऑफ ट्राइबल लाइफ, इसके बारे में हमें करना है। गोपीनाथ मोहंते पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनके नॉवल के बारे में भी कई बार दोनों चीज़ों को एक साथ पूछ लिया जाता है। तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसका भी आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए गोपीनाथ मोहंते और पराजा के बारे में आपसे दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है तो भी आपको सेम ही आंसर रहेगा। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गोपीनाथ मोहंते हैज़ ट्राइड द डेलिनेट द रियलिटी ऑफ ट्राइबल लाइफ के बारे में उन्होंने अपने नॉवल में किस तरह से लिखा है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। कई बार ना स्क्रीन पे पेन फिसल जाता है तो स्पेलिंग कुछ की कुछ हो जाती है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा गोपीनाथ मोहंते के बारे में बात करते हैं। गोपीनाथ मोहंती जो है, इन्होंने भारत में जो आदिवासी लाइफ है, आदिवासी जनजीवन की जितनी भी जो रियलिटी है उसके बारे में बताया है, और उस चीज़ पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है जो मॉडर्नाइजेशन के कारण जो आदिवासी पृष्ठभूमि के खिलाफ जो उनका शोषण हुआ, उनका जो कल्चरल चेंजेस आए उनकी लाइफ में, और एक तरह से उनके जो अस्तित्व का जो संघर्ष था उस पर इन्होंने लिखा है। तो बेसिकली हमें यही बताना है कि यस, गोपीनाथ मोहंतीज लिटरेरी वर्क, पर्टिकुलरली हिज नॉवल पराजा, ठीक है, सिग्निफिकेंटली पोर्ट्रे द हार्श रियलिटीज़ ऑफ ट्राइबल लाइफ, ठीक है, इन इंडिया।
ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण. He dwells into the socio-economic condition. Also, he shows in his novel about tribal communities or highlight their vulnerability to exploitation by outsiders or the erosion of their traditional ways of life. बस इतना सा लिख देना है आपने. इसके बाद हम एक एक पॉइंट लेंगे. अब हमें वो बताना है कि जो इन्होंने पूछा है कि रियलिटी ऑफ ट्राइबल लाइफ के बारे में कमेंट करना है, तो हमें वो कमेंट्स ही करने हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने हैं कि कैसे, क्या उन्होंने जो ट्राइबल लाइफ के बारे में कैसे बताया था, क्या मतलब सब कुछ बता देना है हमें उसके बारे में. तो फर्स्ट हमारा बनेगा एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन. इसमें आपको बताना है कि जो ये राइटर हैं मोहंती साहब जो है, मोहंती एक्सपोजेस द सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़. क्या बताना है? सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन. किनका? ट्राइबल्स का. बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उनको एक्सप्लॉयट किया गया था बाय मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके द्वारा. फिर सेकंड है कि ही ऑल्सो शो केसेस दीज एक्सप्लोटिव सिस्टम्स फील्ड बाय जो एनक्रोचमेंट ऑफ सिविलाइज्ड हो गया सोसाइटी और स्ट्रिप ट्राइबल्स ऑफ देयर लैंड, रिसोर्सेज और डिग्निटी. मतलब उनका जिस तरह से जो ट्राइबल्स जो थे उनकी संपत्ति क्या होती है? उनकी संपत्ति तो जंगल, वनस्पति, उनकी लैंड, ठीक है, उनके कल्चर, यही सब होते हैं. तो जब ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, जब लैंडलॉर्ड्स, जब इन्होंने ट्राइबल एरिया में जब एनक्रोचमेंट स्टार्ट किया, तो उसका जो उन पर असर पड़ा, उन चीज़ों का, उनके एक्सप्लॉयटेशन का, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनको एक्सप्लॉयट किया गया, स्ट्रेप ट्राइबल्स फ्रॉम देयर लैंड, रिसोर्सेज और डिग्निटी, ये सारी चीज़ें जब उनसे ले ली गई थी, तो उसके बाद जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था वो सारा इसमें बताया गया है. फिर है पराजा के बारे में. पराजा के बारे में लिखेंगे कि जो सुक्रू हैं, सुक्रू जानी और हिज फैमिली, वो फेस करते हैं रेलेंटलेस वो हार्डशिप ड्यू टू डेप्थ, लैंड एलिनेशन और एंड द इंडिफरेंसेस ऑफ डोमिनेंट सोसाइटी. जो डोमिनेंट सोसाइटीज़ में जिस तरह से उन्होंने उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, उन पर कर्जा भी हो गया था, और जितने भी इंडिफरेंसेस उन्होंने फेस किए उनकी फैमिली ने, सुक्रू जानी और उसकी फैमिली ने, वो सारा उन्होंने इसमें पोर्ट्रे किया है. सेकंड पॉइंट है बनाएंगे हम. सेकंड हमारा कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और लॉस. मोहंती जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन ट्राइबल कल्चर. आधुनिकवाद का जो ट्राइबल कल्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनका जो कल्चर था उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये वो बताते हैं. बाय शोइंग हाउ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ वर डिस्टर्ब्ड और एरोडेड. तो ये इनका जो लाइफस्टाइल था उस आधुनिकीकरण ने, मॉडर्नाइजेशन ने किस तरह से उनका कल्चर को ख़राब कर दिया था, उनके जो एक ट्रेडिशनल वे था लाइफ जीने का उसको डिस्टर्ब कर दिया था, ये इन्होंने बताया है. सेकंड पॉइंट है कि जो इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स थे उन्होंने दे इम्पोज न्यू लॉज. क्या किया था? न्यू लॉज जो है वो इम्पोज कर दिए थे ट्राइबल एरिया में और नए सिस्टम्स बना दिए थे. ठीक है, किस लिए बनाए थे? टू लीड अ सेंस ऑफ एलिनेशन और डिस्प्लेसमेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़. उनको वहाँ से निकालने के लिए, उनकी ज़मीनें छीन लेने के लिए उन्होंने नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए. लैंडलॉर्ड्स हो गए या फिर जो सरकारी अधिकारी आ गए थे बड़े बड़े पदों पर जो थे, उन्होंने कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाए दिए थे, कुछ नए लॉ बना दिए थे ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनकी ज़मीनें छीनी जा सके और उन पर अलग अलग अपनी जगहों से, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से उनको अलग कहीं पर जगह देकर वहाँ से दूर कर दिया जाए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्राजा है वो ट्राइब्स की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या होती है, मैरिजेस हो गया, सोसाइटल स्ट्रक्चर हो गया, इन सारी चीज़ों को जो वो चैलेंज किया गया बाय एनक्रोचिंग मॉडर्न वर्ल्ड एंड लीडिंग टू अ सेंस ऑफ लॉस और फ्रेगमेंटेशन. इतना ठीक है, इतना सारा. फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल.
इसमें आपको बताना है कि किस तरह से जो ट्राइब्स थे उन्होंने उनका क्या स्ट्रगल रहा था सर्वाइवल के लिए। तो डिस्पाइट द हार्डशिप जो मोंटी जो वो हैं वो पोर्ट्रे करते हैं द रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन किसका, ट्राइबल्स का जो डिटर्मिनेशन था अबाउट फॉर देयर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, मतलब एक जो लाइफ सर्वाइव करने का जो स्ट्रगल था उसको मोहंती ने पोर्ट्रे किया है अपने उपन्यास में। सेकंड है ही ऑल्सो डिपिक्ट देयर फाइट टू होल्ड इनटू ऑन टू देयर हैंड, और कहने का मतलब ये कि हाउ दे प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज़ और मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को बताएंगे। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो नॉवल है पराजा दैट शो केसेस द ट्राइबल कम्युनिटीज़ रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन इवन इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। फोर्थ, हाँ इतना ठीक है। फोर्थ पॉइंट है क्रिटिक ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे हम। मोहंतीज़ वर्क इज़ नॉट जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ ट्राइबल लाइफ, उनका जो काम है वो सिर्फ एक डिपिक्शन नहीं है अबाउट द ट्राइबल्स बट ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ द सो कॉल्ड जो सिविलाइज्ड वर्ड है ना, सिविलाइज्ड जो सोसाइटी का रोल है इन देयर सफरिंग्स, कि जिस तरह से ट्राइबल्स को सफरिंग का सामना करना पड़ा इस सिविलाइज्ड की वजह से, वो सारा वर्क उन्होंने अपने नॉवल में बताया है। इसके बाद ही क्वेश्चनड, वो सवाल करते हैं अबाउट द वैल्यूज़ एंड सिस्टम्स ऑफ द डोमिनेंट सोसाइटी, जो डोमिनेंट सोसाइटी है जिस तरह से वो ट्राइबल्स को डोमिनेट करते हैं उनसे मोहंती सवाल करते हैं कि अबाउट देयर वैल्यू और देयर सिस्टम दैट लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन और मार्जिनलाइजिंग, जो ट्राइबल्स को के साथ जो एक एक्सप्लॉयटेशन जो स्टार्ट कर दिया था उसके साथ साथ जो एक मार्जिनलाइज्ड एक उनकी लाइफ को कर दिया था ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो उसके लिए भी जो मोहंती है वो सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जो नॉवल है पराजा वो चैलेंज करता है द नोशन ऑफ प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन को, प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, सारा इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है ये नॉवल पूरा। जो एक अनवल्नरेबल जो पॉपुलेशंस है उसके जो एक्सपेंसेस है उसके रूप में सामने आता है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट हर एक में बता देना। उसके बाद हम कंक्लूज़न लिख देंगे। ठीक है, कंक्लूज़न में आपने लिखा है कि गोपीनाथ मोहंती पोर्ट्रेज द ट्राइबल लाइफ इज़ अ पावरफुल कमेंट्री ऑन सोशल इनजस्टिस, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर देंगे आप, और ह्यूमन कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन की आधुनिकीकरण के कारण जो ह्यूमन कॉस्ट जो हुई है, ठीक है, मानवता की क्या वैल्यू। और हिज नॉवल जो है तो पर्टिकुलरली जो पराजा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दिस नॉवल सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्टिंग द यूनिक कल्चर्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।